Okay, here we begin once again class. So I'm your teacher Laiba and I'm just going to teach you today transpiration जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर पे जो अपना फोर्थ लेक्चर है उसमें आपको ट्रांसपायरेशन के बारे में बताऊंगी। सो क्लास आप लोग इस बार रेडी हो जाए कि आपका फिर से सिर्फ और सिर्फ वाटर के साथ कनेक्टिविटी यानी सिर्फ वाटर के बारे में ही पढ़ेंगे। सो ट्रांसपायरेशन, water is the major constituent of plant tissues. The plant absorbs large amount of water from the soil of the water absorbed from the soil. Only a small portion of it is retained by the plants while the rest of it passes off into the atmosphere without being involved in metabolic activity of plant, mostly by the process of transpiration. Okay class, तो मैं आज आपको वाटर के बारे में बताऊंगी कि वाटर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर से रिपीट किया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा जो प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर अक्सर अनलिमिटेड पानी पी लेते हैं। क्यों पी लेते हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी ये सलाहियत रखी है। सॉइल में बहुत सारे मादनियात होते हैं जो वो एब्जॉर्ब करते हैं। पिछले लेक्चर में भी बताया और अभी दोबारा मैं रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ में वही बात रिपीट की है। The xylem vessels of tall trees transport abundant water from the roots to the leaves, situated height of the several meters. What is the force that causes this movement? The water absorbed by the roots from the soil enters the roots xylem, which take it to the leaves. In the leaves, the water leaves the xylem and is distributed to all cells of the leaves, but a major percentage of it evaporates from the leaf surface to the atmosphere. So, the transpiration can be defined as the loss of water by evaporation from the aerial parts cell of the plants, especially through stomata of the leaves. As consequence of loss of water by transpiration, plants require large amount of water for their survival. आज मैं आपको ट्रांसपायरेशन के बारे में बताऊंगी। ट्रांसपायरेशन बेसिकली होती क्या है, डायग्राम के ज़रिए भी समझेंगे और हम लोग इसको डिटेल में बातों के ज़रिए भी समझेंगे। चलें जी, आज मैं आपको फिर से रूट्स ड्रॉ करके दिखाती हूँ, देख लें आप लोग। ये एक दरख्त है, एक दरख्त जो कोयटा में पाए जाने वाले दरख्त हैं, या कोई ऊंचे दरख्त जैसे इंजीर का दरख्त हो गया, या कोई कॉनिफर्स यानी किसी कोन के दरख्त जो यहाँ चिलगोज़े उगते हैं उनके दरख्त देख सकते हैं। वो अक्सर 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर से भी ऊंचे होते हैं। यहाँ पे बुक में आपको सिर्फ और सिर्फ ये बताया है कि ट्रांसपायरेशन होती क्या है। ट्रांसपायरेशन एक सवाल है, इधर पूछा गया, जो छोटे पौधे को तो पानी आसानी से मिल जाएगा, जो ये 10 मीटर के जो बड़े लंबे दरख्त है उसको कैसे मिलेगा? ये बात सोचने की है। अक्सर दरख्त जो लंबे दरख्त का तना है वो वैसे ही पानी के साथ नीचे अंडरग्राउंड वाटर जो ज़मीनी पानी होता है उसके साथ पहले से अटैच होता है। ये बात समझ जाए। जो लंबे दरख्त होते हैं वो ट्रांसपायरेशन के ज़रिए ज़िंदा रहते हैं। ट्रांसपायरेशन हम रिमूवल ऑफ वाटर को कहते हैं। अगर एक एग्जांपल मैं आपको अगर देना चाहूँ, सोचें आप एक ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है, फिर भी आप देखते हैं
कि वहाँ पे दरख्त पाए जा रहे हैं, या दरख्त है तो आज कोयटा के मौसम में बड़े बड़े दरख्त हैं। कोयटा के मौसम में तब्दीली आई है और बहुत ज़्यादा धूप, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, आलूदगी की वजह से गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, या धूप ज़्यादा है, या हवा ज़्यादा चल रही है, तो लंबे दरख्तों को पानी मिल रहा है, वो धूप की एनर्जी लेंगे और जो तने से जो पानी सॉइल से ले रहे हैं, मिट्टी से जो पानी ले रहे हैं, वो ऊपर तक लेके जाएंगे। ये प्रोसेस ज़्यादा जल्दी होगा, ये प्रोसेस ज़्यादा तेज़ी से हो। क्यों ये प्रोसेस ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा जल्दी क्यों होगा? इसीलिए होगा क्योंकि ट्रांसपायरेशन खामखा खुद ही अकर हो जाएगी, क्योंकि धूप के अंदर एक तपिश होती है जो एक दरख्त को ताकत देती है। तो ट्रांसपायरेशन एक डिफ्यूजन, ओस्मोसिस और जाइलम को और फ्लेक्सिबिलिटी और ताकत फराहम करता है कि वो पानी को तेज़ी से बढ़ा एक एक पत्ते तक लेके जाए, चाहे वो जितना बड़ा दरख्त क्यों ना हो। Some of the water entering the leaves diffuses into the cell of mesophyll tissue of the leaves through the cell walls. Cellulose is freely permeable to water. The mesophyll cells are in contact with the air spaces in the leaf, and the water from the cell of the mesophyll diffuses through their walls into the intercellular spaces, from where it evaporates and diffuses into the atmosphere through the stomata. The evaporation of water from the top of leaf reduces the concentration of water but increases the concentration of solutes in the leaf cells. So, because of higher osmotic pressure, the leaf cells, more water enters the leaf cells from the xylem. The uptake of water from the top of the xylem, and the lower osmotic pressure at upper region of xylem, whereas all at the bases of vessels pressure is very high. This difference in the pressure is the base of the top xylem vessels produce a pull or tension that pulls the water from the area of higher pressure to the area of lower pressure. The pull suction force thus the xylem vessels by the evaporation of water from the transpiration. The leaves called the transpiration pull. As a consequence of transpiration pull, the cohesion and addition of water molecules, the water moves up the xylem vessels, an unbroken column called the transpiration stream. The xylem vessels are continuous system of tubes from the roots to the stem and leaves. Class, प्लीज़ मेरे लेक्चर में प्लीज़ बुक का ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको इस टाइम ट्रांसपायरेशन के बारे में बता रही हूँ। इस टाइम बहुत सी बातें आ गई हैं। ट्रांसपायरेशन एवोपरेशन को भी कहते हैं। एवोपरेशन हम लोग स्टीम बनने का प्रोसेस, यानी कि अगर आप पानी देंगे तो पानी भाप बन जाएगा। अगर बड़ा सा दरख्त की बात की जा रही है और उसको ट्रांसपायरेशन मिल रही है, तो वो एक स्पेसिफिक बहुत हाई पावर एनर्जी प्रोवाइड करेगा। हाई पावर एनर्जी एक प्लांट को हाई पावर एनर्जी ट्रांसपायरेशन प्रोवाइड कर रही है। धूप बहुत है, हवा तेज़ी से चल रही है और एवोपरेशन यानी मिट्टी में धुआं भाप बन रहा है। भाप कैसे बन रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा पानी उसको दिया हुआ है और वो ऑब्वियसली आपको पानी के ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ेगी तो वो भाप बन जाएगा। तो पानी भाप भी बन रहा है और ये तेज़ी से पानी वाटर का जो मूवमेंट होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा और एक एक पत्ते के पास जाएगा। पत्ते के अंदर सेलुलर स्पेसेस होते हैं। सेलुलर स्पेसेस हम लोग कहते हैं
ये पत्ता है, इसके नीचे स्टोमेटा मौजूद है, इसके नीचे स्टोमेटा मौजूद है। स्टोमेटा इस तरह का, ये पत्ते के नीचे वाली तरफ है, इसमें एक बीन्स मौजूद होंगे, बीन्स टाइप यानी लोबिया की शेप की एक दो दाने बीन्स मौजूद होंगे। ये बंद होते हैं, ये खुलते हैं, ये बंद होते हैं, ये खुलते हैं, बंद होते हैं, खुलते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन नहीं, ये ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। तो यही इनका काम है, ये निज़ाम है, ये सांस लेने का तरीका है एक प्लांट का फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो यहाँ पे पानी ऊपर 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 जा रहा है, जितनी पावर लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन पे जाते हुए। याद रखिए इस टाइम धूप ज़्यादा है, मट्टी भी चल, मतलब कि विंड भी चल रही है और बहुत ज़्यादा भाप बनने का भी प्रोसेस है। तो पौधे को ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जो उल्टी तरफ जो एनर्जी अल्लाह ताला ने बनाई हुई होगी ना, उसको स्पेसिफिकली नाम दिया गया है ट्रांसपायरेशन पुल का। और ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम के बारे में हम बताना पसंद करेंगे। ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम एक स्पेसिफिक नाम है जो जाइलम टिश्यूज़ के ऊपर लगता है। ठीक है, पानी ऐड होता जा रहा है और रुका नहीं है, पानी मुसलसल ऐड हो रहा है और मुसलसल 4-5 घंटे से ट्रांसपायरेशन का अमल जारी है। आखिरी एक एक पत्ते तक पानी जा रहा है। ट्रांसपायरेशन ज़्यादा पावर के साथ ये ट्रांसपायरेशन हो रही है। क्लास ट्रांसपायरेशन ज़रूरी भी है और अक्सर ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी हो जाती है, पौधे मर भी जाते हैं इससे। अक्सर पानी की कमी की वजह से मर जाते हैं। अगर पानी कम होगा और ट्रांसपायरेशन हो रही है, धूप भी ज़्यादा है, सब कुछ मट्टी भी चल रही है और पानी कम है, तो उसका मतलब आपका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो क्लास अभी मैं आप लोगों को ट्रांसपायरेशन की एक बहुत अच्छी सी डायग्राम बना के जो बुक में दिखाई है वो एक्सप्लेन करूँगी। याद रखिए मेरे लेक्चर में आप लोग बुक का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। वैसे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप बुक का इस्तेमाल करेंगे तो आपको गारंटी देती हूँ कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। अच्छा, तो क्लास एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि यहाँ पे इस टाइम आप लोगों को इजीली जो नज़र आ रहा है कि ट्रांसपायरेशन का पूरा अमल इधर हो रहा है। हमारे पास यहाँ पे पेरेन्काइमा है। पेरेन्काइमा को लेके कंफ्यूज मत हुए। पेरेन्काइमा एक टिश्यू है, वो मैं आगे समझाऊंगी। ये टिश्यू एक इस तरह का टिश्यू है जो पानी के काम ही आता है और फ्लूइड वगैरह पहुँचाने के काम ही आता है। एक हार्मोन को भी इन्हेंस करता है। ये मैं आपको बाद में बताऊँगी, इसको छोड़ दूँ। लेकिन सॉइल पार्टिकल, ये एक मिट्टी का डल्ला ले लें या मिट्टी का एक पार्टिकल है, छोटा सा ज़र्रा है। ये सेल की बात हो रही है, एक सेल तक पहुंचा रहे हैं इस टाइम हम। ये सॉइल पार्टिकल है, ये पेरेन्काइमा टिश्यूज़ के ज़रिए सबसे पहले आप रूट हेयर से एब्जॉर्ब करेंगे। जब इसको रूट हेयर से एब्जॉर्ब करेंगे तो ये पेरेन्काइमा के पास जाएगा। पेरेन्काइमा के ज़रिए फिर ये जाइलम वेसल के पास जाएगा और वो एक पार्टिकल प्लास्टिड सेल, प्लास्टिड्स हम लोग कहते हैं, 9th में पढ़ा होगा आप लोगों ने। प्लास्टिड्स हम लोग कहते हैं जो नॉन ग्रीन एक पार्ट होता है। नॉन ग्रीन यानी जो हरे रंग का नहीं होते, यानी रोज़ में लाल रंग आ गया ना, तो लाल रंग वाले पार्ट तक, फूल तक एक ये पानी पहुंचा रहे हैं। आगे पीछे जाके ये पानी के वेपर्स एक तरीके से प्लास्टिड सेल तक चले जाएंगे, यानी कि एक फूल तक चले जाएंगे। पेरेन्काइमा टिश्यूज़ इसमें इन्वॉल्व हैं और जाइलम भी इन्वॉल्व है। इस टाइम याद रखें बहुत 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 तेज़ है फ्लो ऑफ एनर्जी, बहुत बहुत तेज़ है। तो याद रखिएगा कि इसमें ट्रांसपायरेशन का अमल हो रहा है। एक एक चीज़ को मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया। प्लास्टिड सेल याद रखिएगा, ये इस टाइम फूल को दे रहे हैं, तो फ्लावर प्लास्टिड सेल की जगह फ्लावर भी लिख सकते हैं। इतना कंफ्यूज होने की ये बात नहीं। पेरेन्काइमा मैं आगे समझाऊंगी। बाकी वाटर वेपर में आपको बता दूं, ये पानी का एक कतरा है जो ये ऊपर प्लास्टिड यानी फूल तक, फ्लावर तक जा रहा है। अच्छा, तो क्लास अभी हम लोग डील कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को अफेक्ट करती हैं, यानी कि ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो ट्रांसपायरेशन के अमल को तेज़ करती हैं।
तो the rate of transpiration depends on some environmental factors such as temperature, wind, humidity, light, atmospheric pressure, etc. So हम लोग इधर डिस्कस करेंगे कि रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन किस किस चीज़ को अफेक्ट करता है। रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन एक्चुअली बहुत सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है, यानी वो कौन सा मकाम होगा जब ट्रांसपायरेशन सबसे ज़्यादा होगी, सबसे तेज़ होगी। तो हम यहाँ पे आपको बताना चाह रहे हैं कि टेम्परेचर एंड विंड, जब गर्माइश और हवा ज़्यादा होगी, तो यानी कि गर्माइश और हवा का क्या असर होता है, सबसे पहले मैं बताती हूँ। द टेम्परेचर ग्रेटली अफेक्ट्स द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। व्हेन द टेम्परेचर इज हाई, the rate of evaporation increases. The water molecules move rapidly than at low temperature, and also because warm air can hold more water vapor than cold air. So, warm day the rate of transpiration increase. Windy condition also increase the rate of transpiration as wind removes water vapors from around the leaf and keep concentration low between the leaf and surrounding air. बहुत important point है। टेम्परेचर, गर्माइश, जितनी ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन, जितना कम टेम्परेचर उतनी कम ट्रांसपायरेशन। फ़र्क इस बात से पड़ता है कि ट्रांसपायरेशन तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बेशक से है। टेम्परेचर हमारा चेंज होता रहता है, और चेंज इन टेम्परेचर ये होता है कि अगर आपके पास टेम्परेचर के साथ हवा भी चल रही हो तो पौधे के ऊपर दो चीज़ें इफेक्ट करें। एक तरफ से विंड, हवा, एक तरफ से टेम्परेचर, गर्मी है। गर्मी में और हवा में जितनी ज़्यादा ट्रांसपायरेशन होगी ना, उतनी कोई कंडीशन प्रोवाइड कर ही नहीं सकती। यानी अगर आपके पास पत्तों के ऊपर नमी आ जाती है ना, शबनम की कतरे, अगर हवा चलेगी तो कहाँ से आएंगे कतरे, तो कहाँ से होगी ट्रांसपायरेशन, कहाँ से ट्रांसपायरेशन का होने का फ़ायदा होने के चांसेस नहीं हो सकते। तो कॉमन सेंस की बात है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ट्रांसपायरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा ह्यूमिडिटी, ये मैं आपको समझाती हूँ। नियरली ड्राई कंडीशन और लो ह्यूमिडिटी, द एयर अराउंड द प्लांट विल बी ड्राई. It will have low concentration of water than that side of the leaves. This difference in the concentration of water would result in an increase in the rate of transpiration, would be considerably low as air already saturated with water vapors. It will not be able to absorb more water under such condition. Very little water will diffuse out of the leaves into the air. Class, humidity हम basically कहते हैं किसे हैं? Humidity हम लोग नमी को कहते हैं। नमी, लाहौर का मौसम नमी वाला मौसम होता है। स्किन वहाँ पे ख़राब नहीं होती, आपकी स्किन और अच्छी हो जाती है। हालांकि कोयटा का मौसम बहुत ज़्यादा गीला और मतलब बहुत ज़्यादा अजीब सा खुश्क मौसम होता है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसपायरेशन के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर नमी होगी तो ट्रांसपायरेशन तो हम लोग कहते हैं रिमूवल ऑफ वाटर को, पानी ख़त्म हो रहा है एक प्लांट के अंदर से, तो तेज़ी से ख़त्म हो रहा है पानी, तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट। याद रखें, अगर आपके माहौल में नमी है तो आप भूल जाएंगे ट्रांसपायरेशन होगी। कहाँ से पानी रिमूव होगा? जब बाहर माहौल में ही, आसपास के एटमॉस्फेयर में ही इस एक बेचारे प्लांट को बाहर से आपको नमी मिल रही है, यानी ह्यूमिडिटी, तो ये कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? और बाहर से क्या एब्जॉर्ब करेगा? इसके पास कोई चांस ही नहीं है एब्जॉर्ब करने का। सो खामखा आप लोगों को ये ह्यूमिडिटी के बारे में बताया गया। खामखा तो नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि नमी में ट्रांसपायरेशन हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट है लाइट।
लाइट के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। लाइट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन कंट्रोलिंग द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। लाइट एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, as it greatly influences the opening and closing of stomata of leaves during the day. The stomata remain open and allow the water vapors from the leaves to diffuse out into the atmosphere. At night, during the hours of darkness, the stomata usually closes. The rate of transpiration is greatly reduced, or it may even stop completely. Okay, transpiration के बारे में बताएं। रोशनी होगी अगर इस प्लांट को रोशनी मिलेगी तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी। मैंने आपको पहले ही बताया, पहले से ही शुरू से ही बताते आ रही हूँ कि जितनी ज़्यादा धूप उतना ज़्यादा ट्रांसपायरेशन। तो धूप ज़्यादा है इसमें और ट्रांसपायरेशन भी ज़्यादा ही हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि लाइट इफेक्ट करती है ट्रांसपायरेशन पे, उसको ताकत मिल रही है। जितना लंबा दरख्त होगा उतना ही ज़्यादा उसको पावर की ज़रूरत है, और धूप उसको वो पावर दे रही है। जो ज़मीन का पानी वो उसको अपने आखिरी पत्ते तक लेके जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि आप इसमें डील कर रहे हैं पानी को, और पानी लाइट के होने से ट्रांसपायर होता है, और ट्रांसपायर जब ज़्यादा होगा तो और ज़्यादा पानी रिमूव होगा और ज़्यादा चांसेस है कि ये बढ़ जाए, कि इसे ताकत मिले या इसे न्यूट्रिएंट्स इजीली मिल सके। सो क्लास, आखिरी ये है कि atmospheric pressure. The atmospheric pressure also affects the rate of transpiration. The reduction in the atmospheric pressure enhances the rate of transpiration. Okay class, atmospheric pressure rate of transpiration को increase करता है। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इस टाइम हम लोग एक तरीके से बताया जा रहा है कि आपके माहौल में यानी आपकी आबो हवा में प्रेशर हुआ, तो एक वज़न हुआ हवा में, तो ट्रांसपायरेशन के इन्हेंस होने यानी और ज़्यादा होने के चांसेस हैं। यानी हमारे पौधे को अगर टेम्परेचर और विंड मिले तो ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगी, अगर ह्यूमिडिटी मिले तो ट्रांसपायरेशन कम होगी, लाइट मिले तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिले तो भी ज़्यादा होगी। एक पॉइंट जो लाइट में मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप आप एक पौधे को परख रहे हैं, तो रात के टाइम क्या होता है कि डार्क रोशनी चली जाती है, तो स्टोमेटा, हमारा जो स्टोमेटा मैंने आपको बीन शेप का बताया जो सांस लेने के काम आता है, वो बंद हो जाता है और ट्रांसपायरेशन फुली रात को स्टॉप होती है। ये बताने का मकसद ये था कि आप लोग इस बात से अवेयर हो जाए कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर, विंड और लाइट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है ट्रांसपायरेशन में। तो क्लास, मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, जो आने वाला लेक्चर होगा वो है इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन में के बारे में। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। मैं इसकी इम्पोर्टेंस बताऊंगी, फिर स्टोमेटा, और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। सो आप लोग अवेयर हो जाएं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ये सब मैंने जो समझाया ये क्या है, ये आगे वाले लेक्चर में आपको काम आएगा। थैंक यू।